नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? एक बहुत लंबी अवधि के बाद में आप लोगों से चर्चा करने का मौका मिल रहा है और मुझे लगा कि अब अगर चर्चा नहीं की तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। संविधान से जुड़े कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत हैं, समसामयिक हैं और उन मुद्दों पर चर्चा करना अभी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं साथियों? हालाँकि आप मुझे कहेंगे सर बहुत सारे मुद्दे हैं, पर आपने चर्चा नहीं की, ये गलत बात है, मैं मानता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि इतने लंबे समय तक इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन साथियों आज 3 बड़े मुद्दे लेकर आए हैं। इन मुद्दों पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे, सभी साथियों को नमस्कार, गोवर्धन जी नमस्कार, प्रकाश जी नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि हम लोग नमस्कार राकेश जी कैसे हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग नमस्कार और अभिवादन में अपना समय व्यक्त ना करें। हम सीधा-सीधा टॉपिक पर बात करें क्योंकि जो मित्र लोग जुड़े हैं वो इस उद्देश्य से ही जुड़े हैं कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो, कुछ लाभ हो। कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज़ पर उन्हें कुछ जानकारी मिले, इसी उद्देश्य से लेकर वो जुड़े हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मैं मुद्दे पर बात करता हूँ साथियों। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन 3 इश्यू आज निकाले हैं। पहला इश्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित है, उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। साथ ही साथ क्या प्रश्न बन सकते हैं इस संदर्भ में, करंट के संदर्भ में, उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग बात करना चाहते हैं इंदु मल्होत्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में जज है और आज वो सेवानिवृत्त हो रही है। तो उस संदर्भ में कई सारे तथ्य हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं साथियों। एक और इशू है, आरक्षण की क्या सीमा हो? क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, तो उसके बाद कई सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, तो उन विषय पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। तो ये 3 विषय साथियों आपके बीच में रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और वर्तमान में हम इन विषय पर क्यों चर्चा करना चाहते हैं, इन सब विषय पर बात करेंगे साथियों। पहली बात मैं लेता हूं चुनाव आयोग के संदर्भ में। तो आपका पहला प्रश्न मुझसे ये होगा, जरूर होगा और होना भी चाहिए कि सर आप कौन से चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं? देश का चुनाव आयोग जो अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है, निर्वाचन आयोग, उसकी बात कर रहे हैं या राज्य चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं जो अनुच्छेद 243 में उल्लेखित है? साथियों मैं दोनों चुनाव आयोग की बात करना चाहता हूं, लेकिन जो फोकस है वो राज्य चुनाव आयोग पर रहेगा। डेमोक्रेसी को सफल बनाने में जिन 4 संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मैं अक्सर कहता हूं वो है जुडिशरी, दूसरा है हमारा इलेक्शन कमीशन, तीसरा है हमारा सीएजी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और चौथा है लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। साथियों चुनाव आयोग अगर मजबूत है, चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ढंग से चुनाव करवाए जा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि चुनाव ही लोकतंत्र में वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सरकारों को बदल सकते हैं। चुनाव जनता की अभिव्यक्ति का भी एक आप कह सकते हैं कि टूल है। जनता किस राजनीतिक दल को पसंद करती है वो चुनाव के माध्यम से प्रकट कर सकती है। आज मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं साथियों? क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव आयोग जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ईमानदारी से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के चुनाव करवाने, उस चुनाव आयोग में जो आयुक्त नियुक्त होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उस विषय पर हम आज चर्चा क्यों कर रहे हैं साथियों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदा अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी सीधा सा मतलब साथियों ये है कि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के संदर्भ में संविधान मौन है। कौन चुनाव आयुक्त बनेगा इस संदर्भ में संविधान मौन है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी है? राष्ट्रपति जी के ऊपर डाल दी है। पर आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में किसी प्रकार का कॉलेजियम भी नहीं है। मंत्री परिषद की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा अनुच्छेद 324 में जो लिखा हुआ है उसका मैंने सार आपके सामने रखा है साथियों। स्टेट लेवल पर जब से हमने पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जब से हमारे संविधान का भाग बनी है पंचायत राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं,
तब से इन संस्थाओं का चुनाव करवाने के लिए हमने स्टेट लेवल पर अलग से कमीशन बनाया है। साथियों, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पूर्व राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 के और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 ZA के तहत राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। साथियों, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे और ऑब्वियसली पूछना भी चाहिए कि हमको स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन क्यों बनाना पड़ा। सेंट्रल लेवल पर जो चुनाव आयोग है साथियों, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव करवाता है, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाता है। अगर वो ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव करवाने लग गया तो उसका तो कभी काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको स्टेट लेवल पर अलग से एक कमीशन चाहिए था। संवैधानिक इसलिए चाहिए था क्योंकि सरकार के दबाव में वो काम नहीं करे। अब इशू क्या है उस पर आता हूं। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA के तहत हमने स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया है, यानी संवैधानिक आयोग है। लेकिन दोस्तों, विडंबना देखिए कि अनुच्छेद 243 के में यह उल्लेखित है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण राज्यपाल करेगा। यानी विडंबना यह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनेगा, यानी क्वालिफिकेशन, उसकी सेवा शर्तें, उसकी पदावधि का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी है साथियों? राज्यपाल पर डाल दी। और राज्यपाल पर डालने का सीधा सा मतलब है राज्य की मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल सब कुछ करेंगे। यानी सीधा सा मतलब है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई कॉलेजियम नहीं है। साथियों, हुआ क्या? गोवा में राज्य चुनाव आयोग है और राज्य चुनाव आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद वहां लंबे समय से खाली पड़ा था। तो गोवा की सरकार ने क्या किया कि वहां पर अपने जो विधि विभाग के जो सचिव है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, विधि विभाग के सचिव को राज्य निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया। आप लोग जानते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर ही आता है गोवा। बॉम्बे हाईकोर्ट में गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा की सरकार के इस निर्णय को रद्द कर दिया। कहा कि नहीं, आप सरकारी अधिकारी को किसी विभाग के सचिव को आप राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में आप नियुक्त नहीं कर सकते। गोवा की सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ में साथियों सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जबरदस्त निर्णय दिया जो आज के न्यूज़पेपर में है और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आया हूं। आज दैनिक नवज्योति में बड़ी खबरों में से एक वो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, बहुत कुछ कहा और आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए कि अब आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने जजमेंट में साफ साफ कह दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो एकदम सही दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक नाराज हुआ, नरीमन साहब की अध्यक्षता वाली बेंच थी, 3 जजेस की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक नाराज हुआ और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि इस प्रकार से सरकारी अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करना संविधान के साथ मजाक है, मोकरी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखना है, निष्पक्ष रखना है, तो इस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सरकारी अधिकारियों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात साथियों, मुझे लगता है कि आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा। सबसे बड़ी बात जिस पर चर्चा करना चाह रहा हूं मैं, और वो बात कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ने कल के अपने जजमेंट में साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारत के जितने भी राज्य निर्वाचन आयोग है, भारत के जितने भी राज्य निर्वाचन आयोग है, वहां जहां कहीं पर भी सरकारी अधिकारियों को एडिशनल चार्ज अगर दे रखा है राज्य निर्वाचन आयुक्त का, तो उन्हें हटना पड़ेगा और तुरंत प्रभाव से हटना पड़ेगा साथियों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुझे लगता है आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न जरूर आया होगा साथियों, और वो कौन सा प्रश्न है कि राजस्थान में क्या स्थिति है। साथियों, राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त माननीय श्री प्रेम सिंह जी मेहरा साहब है और ये आईएएस अधिकारी है। आप मुझे कहेंगे कि क्या इनको भी हटना पड़ेगा? जी नहीं, जी नहीं। साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, क्या कहा कि ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त जो अतिरिक्त प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और सरकारी अधिकारी है, उन्हें हटना पड़ेगा।
चूंकि प्रेम सिंह जी मेहरा साहब हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त है साथियों, वो भारतीय प्रशासनिक से ऑर्डिनेंस के थ्रू वहां पर हटाया गया था। बहुत चर्चा में रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको हटाने को रद्द कर दिया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयुक्त को आप उसी विधि से हटा सकते हैं जिस विधि से हाईकोर्ट के जज को हटाते हैं साथियों। और आप लोग जानते हैं हाईकोर्ट के जज को हटाने में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हाईकोर्ट के जज को केवल और केवल कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। साथियों, हमारे संविधान में ये जो प्रावधान किया गया है हटाने के बारे में, इसके पीछे मंशा यही है कि वे राज्य सरकार के दबाव में रहकर काम नहीं करें। इसलिए कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उसी को ध्यान में रखते हुए आया है कि सरकारी अधिकारियों को इन पदों पर अतिरिक्त प्रभारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो साथियों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। लास्ट में एक बात जोड़ देता हूं, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य है, ये बहुसदस्यीय नहीं है, इसमें एक ही होता है। और आरएस राजस्थान की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है साथियों। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य है और हमारा जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यानी वो वाला जो चुनाव आयोग जो राष्ट्रीय है उसमें चुनाव आयुक्त कितने होंगे ये संख्या नहीं दी हुई है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो साथियों, आपको ये बात पसंद आ रही होगी, थोड़ा लेटेस्ट जजमेंट था इसलिए मैंने इस विषय पर बात की। अब साथियों, मैं आता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज माननीय इंदु जी मल्होत्रा के बारे में बात करना चाहता हूं। और बड़े जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों, इसीलिए मैं इंदु जी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज 13 मार्च है और इंदु मल्होत्रा जी आज सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर्ड हो जाएगी। आप साथियों जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं साथियों इंदु जी के बारे में? इंदु जी के बारे में इसलिए चर्चा करना चाहते हैं साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट होगा इस बात का उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसका उल्लेख करता है। और साथियों, अगर आपने अनुच्छेद 124 ढंग से देखा है, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं चाहता हूं कि हम लोग टू द पॉइंट बात करें। आपके जितने भी जो प्रश्न हैं मुझे दिख रहे हैं, मैं एक एक प्रश्न ले लूंगा, चिंता मत कीजिए। अब हम लोग, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक्चुअली में आपका। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 124 में? वहां लिखा हुआ है अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आप किसी हाई कोर्ट में जज होने चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में जज होने चाहिए कम से कम 5 वर्षों से। एक क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वहां पर कि आप प्रैक्टिशनर होने चाहिए, एक वकील के रूप में आपके पास अनुभव होना चाहिए। और एक क्वालिफिकेशन क्या लिखी हुई साथियों, राष्ट्रपति की नजर में आप कानून के जानकार होने चाहिए। अब साथियों, मैंने इस विषय पर आपसे चर्चा क्यों की? राष्ट्रपति की नजर में कानून की जानकारी के आधार पर आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज नियुक्त नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब 124 में लिखा हुआ है। अब किसी हाई कोर्ट में आप पिछले 10 वर्षों से वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हो, इस आधार पर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। साथियों, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के आधार पर
सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की क्वालिफिकेशन जो लिखी हुई है, इस आधार पर आज तक सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 लोगों को न्यायाधीश बनने का मौका मिला है, केवल 8 लोगों को। और उनमें भी पहले कौन थे, बहुत अच्छा फैक्ट से शेयर कर रहा हूं, इनमें पहले थे एसएम सीकरी साहब। एसएम सीकरी साहब ऐसे पहले न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जो किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे, केवल हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्या बन गए साथियों, जज बन गए। एसएम सीकरी साहब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पहले न्यायाधीश है। और एसएम सीकरी साहब एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे, वो सीधा वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बने। एसएम सीकरी साहब याद आ गया आपको, कौन से, केशवानंद भारती वाला जो मामला जिसने भारत की न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाए, उस 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के जो अध्यक्ष एसएम सीकरी साहब थे, उनके लिए 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कौन सी, वो किसी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे, वो वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात साथियों, वो चीफ जस्टिस भी बने और ऐसे पहले चीफ जस्टिस है जो किसी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे। ये दोनों बातें याद रखना। अब मैं आज इंदु मल्होत्रा जी के समय आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं साथियों, इंदु मल्होत्रा जी भी जो आज सुप्रीम कोर्ट की जज है, आज रिटायर्ड होने वाली है, इंदु मल्होत्रा जी भी उन 8 न्यायाधीशों में से एक है जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज बनी, किसी हाई कोर्ट में जज नहीं बनी। केवल वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का अवसर मिला इंदु मल्होत्रा जी को। 8 जो जज बने उनमें से एक इंदु मल्होत्रा जी भी है। पहला फैक्ट साथियों। दूसरा फैक्ट, इंदु मल्होत्रा जी पहली महिला है, इंदु मल्होत्रा जी पहली महिला है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका मिला बार के कोटे से। बार के कोटे से मतलब है वकील के कोटे से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज तक 8 महिलाएं जज बनी है, उनमें से 7 महिला किसी न किसी हाई कोर्ट में जज रही है, लेकिन इंदु मल्होत्रा जी किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं रही है। तो इंदु मल्होत्रा जी के साथ में 2 पॉइंट है साथियों, दोनों बातें आपको याद रखना। एक, किसी हाई कोर्ट में जज नहीं रही, सीधा डायरेक्ट वकील के कोटे से जज बनी। दूसरा, एकमात्र महिला है जो वकील के कोटे से जज बनी। आज वो रिटायर्ड हो रही है इंदु मल्होत्रा जी। इंदु मल्होत्रा जी के बारे में जानते हैं ना, सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जो निर्णय दिया था, यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला के मामले में जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने साथियों जो निर्णय दिया था, उन 5 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा जी भी थी। निर्णय 4-1 से आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अनुच्छेदों को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार को स्वीकार किया था। लेकिन इंदु मल्होत्रा जी वह एक जज है जिन्होंने डिसेंट दिया था, इस निर्णय से सहमति प्रकट नहीं की थी। साथियों, इंदु मल्होत्रा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, आईपीसी की धारा 497 जो एडल्ट्री से संबंधित थी, उस संदर्भ में भी निर्णय देने वाली पीठ में शामिल थी इंदु मल्होत्रा जी। इंदु मल्होत्रा जी एलजीबीटी लेस्बियन गे वाला जो मामला था, उस मामले में भी निर्णय देने वाले संविधान पीठ की मेंबर थी इंदु मल्होत्रा जी, जो कि आज रिटायर्ड होने वाली है। साथियों, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। एक बात मैं जो और कहना चाहता हूं आपसे, जिस विषय पर अपने को बात करनी है, वह है आरक्षण। साथियों, आप लोग शायद जानते होंगे, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया था। क्या निर्णय था? निर्णय था 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अपवाद स्वरूप दिया जा सकता है। विषम परिस्थितियों में 50% की सीमा को क्रॉस किया जा सकता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16 नवंबर 1992 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया। साथियों, इसके बारे में आप भली भांति अवगत है। साथ ही याद होगा आप लोगों को, इसके बाद में तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया। तमिलनाडु में आज 69% रिजर्वेशन है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके उसे 9वीं अनुसूची में डाला गया। साथियों, शायद आप इस बारे में परिचित होंगे। संविधान का 76वां संविधान संशोधन जो तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालकर सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए यह प्रयास था।
साथियों, दो बातें महत्वपूर्ण है करंट के हिसाब से। एक, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी सरकार ने वर्ष 2019 में जनवरी के महीने में एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया था, 103वां संविधान संशोधन। और 103वां संविधान संशोधन करके साथियों, पहली बार हमारे जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए भाई बंधु है, उन लोगों के लिए 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। साथियों, ये देश में पहली बार हुआ कि एक परसेंटेज लिखा, 10% फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन शब्द का पहले उल्लेख नहीं थे, माननीय मोदी जी की सरकार के समय हुआ था, 103वां संविधान संशोधन किया गया। आरक्षण जो कि 50% पहले से सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप डाल रखी थी, सुप्रीम कोर्ट की ये जो कैप है, इसके बाद में 10% एक्स्ट्रा आरक्षण ये हो गया। एक तो बात है ये साथियों। दूसरी बात, महाराष्ट्र में साथियों वर्ष 2018 में मराठा जो वर्ग है उन्हें आरक्षण दिया गया और एक्स्ट्रा आरक्षण दिया गया, 50% की लिमिट को क्रॉस करके हुए आरक्षण दिया गया। तो महाराष्ट्र में टोटल आरक्षण हो गया 68%, 68%। महाराष्ट्र में 68 हो गया साथियों। 10% मोदी जी की सरकार के समय ईडब्ल्यू जा सकती है, 50% से ज्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 68% जो रिजर्वेशन दिया गया, उस संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस निर्णय को सही क्यों ठहराया? क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने वर्ष 2018 में जब आरक्षण दिया तो इस संदर्भ में गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि देश में कौन सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कौन शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसका पता करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। काका कालेलकर आयोग बना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आयोग बना। महाराष्ट्र की सरकार ने भी राज्यपाल के द्वारा एक आयोग का वहां गठन करवाया, गायकवाड़ कमीशन बना। गायकवाड़ कमीशन ने बकायदा मराठाओं की स्थिति का अध्ययन किया, उनका राजनीति में क्या हस्तक्षेप है वो देखा, राजनीति में उनका कितना प्रतिनिधित्व है वो देखा, लोक सेवा में उनका कितना प्रतिनिधित्व है वो देखा, साथ ही साथ बिजनेस में उनका कितना प्रतिनिधित्व है ये देखा। और आप ध्यान रखिएगा, जो गायकवाड़ कमीशन के अध्यक्ष, वो खुद बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, इसलिए आप उनकी काबिलियत पर तो संदेह कर ही नहीं सकते। गायकवाड़ कमीशन ने रिपोर्ट दी और कहा कि नहीं, मराठा पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन देना होगा। और महाराष्ट्र की सरकार ने गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया, आरक्षण 68% हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आरक्षण जो दिया गया है वो एक कमीशन की रिपोर्ट पर दिया गया है। और आप याद कीजिए साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जिन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट पर जो आरक्षण दिया उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहरा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज से ठीक 5 दिन पहले साथियों, मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करी।
और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 50% की लिमिट को तय कर रखा है, 50% की कैप को तय कर रखा है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कह रखा है कि विषम परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार ने विषम परिस्थितियों को आधार बनाया, गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट को आधार बनाया, इसलिए लिमिट को क्रॉस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार किया और जब आरक्षण का विषय है तो 5 न्यायाधीशों की एक पीठ महाराष्ट्र में दिए गए इस आरक्षण पर चर्चा कर रही है साथियों। और मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सभी राज्यों से पूछना चाहते हैं कि उनके क्या विचार है। हम सभी राज्यों से पूछना चाहते हैं कि आप आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप चाहते हैं कि 50% की लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को सभी राज्यों से पूछा है साथियों। इस संदर्भ में मैं 2 अमेंडमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं, एक 102 और दूसरा 103। साथियों, 103वां संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में किया गया। हमारे जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए किया गया। 15(6) और 16(6) नाम की धाराएं जोड़ी गई, 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो लिमिट तो क्रॉस हो गई, 50 से 60 हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक मुद्दा है। एक और दूसरा साथियों, आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मोदी जी की सरकार के द्वारा ही वर्ष 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया साथियों। कौन सा अमेंडमेंट? 102वां अमेंडमेंट। 102वां संविधान संशोधन करके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथियों, 1992 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, लेकिन संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। ये संसद के कानून के द्वारा बनाया गया था। मोदी जी की सरकार के समय 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आप कहेंगे आरक्षण पे चर्चा करते करते इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? जरूरी है साथियों। उसी 102वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल और जोड़ा गया, 342A। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 आर्टिकल संविधान में जोड़े गए। 338B जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और दूसरा 342A। 342A नाम का नया अनुच्छेद जोड़ा गया। ये क्या है साथियों? ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और मेरे हिसाब से आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी आने वाला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 और अब है 342A। साथियों, अनुच्छेद 341 कहता है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट में शामिल करेंगे राष्ट्रपति। किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में लिखा हुआ है साथियों। हमारे राज्य की भी अगर किसी जाति को एससी में डालना है तो राष्ट्रपति जी डालेंगे राज्यपाल के निवेदन पर। अनुच्छेद 341 ऐसा कहता है। ठीक, ध्यान रहेगा। राष्ट्रपति किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट में राष्ट्रपति डाल सकते हैं, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। राज्य सरकार केवल निवेदन कर सकती है राज्यपाल के माध्यम से। साथियों, 342 कहता है किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में राष्ट्रपति शामिल करेंगे, यानी शेड्यूल ट्राइब में कौन आएगा ये राष्ट्रपति तय करेंगे। राज्य के बारे में राज्यपाल के निवेदन पर राष्ट्रपति तय करेंगे। यानी राजस्थान में अगर आप किसी जाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना चाहते हैं, राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है। अगर राजस्थान में किसी जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल करना चाहते हैं, राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है। ये राज्यपाल के निवेदन पर राष्ट्रपति करेंगे साथियों। 341 और 342 ऐसा कहता है। अब साथियों, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? 342A जोड़ा। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, लगभग 250 लोग तो अभी देख रहे हैं। बहुत सारे मित्र जानते हैं अच्छी तरह से इस बात को कि हमारे यहाँ पर कुछ जातियां राजस्थान में ओबीसी में आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में वो ओबीसी में नहीं आती। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। राजस्थान में ओबीसी में आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में नहीं आती है। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि राजस्थान में जो जातियां ओबीसी में आती है, ये राजस्थान सरकार ने तय किया कि कौन सी आएगी ओबीसी में, कौन सी नहीं आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में कौन सी जातियां ओबीसी में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। साथियों, अब देखिए क्या हुआ है।
प्रॉब्लम ये हुई है साथियों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 ए जो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है साथियों, अब प्रावधान ये कर दिया गया है कि कोई किसी भी राज्य में ओबीसी में कौन सी जाति आएगी, किसी भी राज्य में ओबीसी में कौन सी जाति आएगी, अब राज्य सरकार की भूमिका समाप्त हो गई है साथियों। अब राज्य सरकार के हाथ में नहीं रहा किसी भी जाति को ओबीसी में डालना। 102वां संविधान संशोधन ये कहता है साथियों, अनुच्छेद 342 ए ये कहता है साथियों कि ओबीसी में किसी भी जाति में शामिल करने का जो काम है वो राष्ट्रपति को दे दिया है। राज्यपाल इस संदर्भ में निवेदन करेंगे। यानी एससी और एसटी की तरह अब ओबीसी के संदर्भ में भी राज्यपाल या राज्य सरकार के हाथ में काफी कुछ नहीं रहा है। सारी जिम्मेदारी किसके पास चली गई है? राष्ट्रपति जी के पास चली गई है। साथियों, मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा, सभी राज्य सरकारों से पूछा कि ये जो 102वां संविधान संशोधन हुआ है जिसके तहत भारतीय संविधान में 342 ए नाम का नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया है, इस अनुच्छेद को जोड़ने के बाद आपकी जो पावर्स थी वो तो राष्ट्रपति के पास चली गई ओबीसी में शामिल करने की। तो आप बताइए आपके क्या विचार है? क्या आरक्षण की सीमा 50% से क्रॉस की जा सकती है? 103वां संविधान संशोधन के संदर्भ में साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी राज्य सरकारों से प्रश्न पूछा है। अब ये सारी राज्य सरकारों के पाले में गेंद आ गई है, वो इसका जवाब देंगे, तब मालूम पड़ेगा कि 50% की लिमिटेशन का क्या होगा। साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण इशू थे जिस पर मुझे बातचीत करनी जरूरी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए थे। आप लोग इतना स्नेह देते हैं, आप लोग इतना प्रेम देते हैं, लेकिन कई बार करंट इश्यूज काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के रहते हैं। उन विषय पर बात करके पहले भी बहुत दुखी हुआ हूं, इसलिए मैं उन इश्यूज पे बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन ये 3 ऐसे इश्यूज थे जिस पे मुझे लगता है कि करंट के इश्यूज भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज भी है, इसलिए मैंने इन विषय पर बात की। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। एक मित्र ने प्रश्न पूछा, सर हरियाणा के बारे में आपने चर्चा नहीं की। अरे हरियाणा के बारे में चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं था साथियों। हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, बीजेपी की वहां पर सरकार है। और प्रश्न पूछा कि व्हीप क्या होता है। अरे भाई, व्हीप पर हमने कई बार चर्चा की है। व्हीप पार्टी का वह आदेश है जिसकी पालना करना संसद